हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस पर आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान, घायल हुए अपने भारतीय 8 जवान। किश्तवाड़ के सोनार में ऑपरेशन तलाशी अभी भी जारी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है अभी की बड़ी खबर, क्या है आतंकियों को लेकर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया आमंत्रित। इस मुद्दे पर होने वाली सबसे बड़ी बैठक। दोस्तों चलिए आपको मुद्दा भी बता देते हैं। दरअसल गाजा पीस बोर्ड में भी भारत निभाएगा खास भूमिका। ट्रंप के इस न्योते के बाद दुनिया में उठ रही है कैसी खबरें दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, इस गाजा शांति बोर्ड में इजराइल विरोधी देश को भी बुला लिया दोस्तों ट्रंप ने, जिसके बाद नेतन्याहू हुए परेशान। क्या पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है, सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों ग्रीनलैंड पर आर पार की बड़ी तैयारी। यूरोप के 8 देशों की ट्रंप को बड़ी चेतावनी, क्या टूट कर ही मानेगा नाटो। अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम दोस्तों ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें। वहीं सऊदी से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत आ रहे यूएई के राष्ट्रपति, क्या लेंगे अपने पोत पर हमले का बदला, खरीद सकते हैं क्या भारत के साथ ये हथियार, क्या है भारत आने का उनका ये प्लान दोस्तों आज के लिए। तो वहीं आपको बताएंगे जिस तीस्ता पर भारत की डील, उस पर चीनी राजदूत ने बांग्लादेशी एनएसए से कर दी बात, पीठ पीछे छुरा घोपने का सबसे बड़ी प्लानिंग। इतना ही नहीं दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी दे दी दोस्तों और बता दिया कि अगर खामेनी पर अटैक हुआ, हमला हुआ तो फिर क्या होगा, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया दोस्तों। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। वहीं दोस्तों अगर आपका भी इन बैंकों में है अकाउंट, तो आपके लिए बड़ी जानकारी है, जानना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले ये जानकारी जरूर आप जान लीजिएगा दोस्तों। सारी जानकारी एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का अब जमकर समर्थन करते और मानते कि आने वाले सालों में अपना भारत जल्द ही सुपर पावर देश बन जाएगा, अमेरिका चाइना की तरह। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है, जहां यहां सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाशी एक जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई दोस्तों। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेर लिया था, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा है कि ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्नाइपर ड्रॉग्स की मदद ली गई है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी हुई है। राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास नौशहरा के कलाल गांव में एक विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर को अपने घर के पास संदिग्ध हलचल दिखी, जिसके बाद उसने सावधानी के तौर पर हवा में कुछ गोलियां चलाई। घटना की सूचना मिलते ही आर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में किसी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बल इलाके की गहन तलाशी ले रहे हैं दोस्तों। पिछले साल भी 15 दिसंबर को उधमपुर जिले के मजलता क्षेत्र के सोवान गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी की जान गई थी, जबकि घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी फरार होने में सफल रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ पिछले साल दिसंबर में जम्मू क्षेत्र के वन क्षेत्र में छिपे लगभग 3 दर्जन आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए शुरू किए गए बड़े आतंकवाद रोधी अभियान के बाद हुई है। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए अभियान को तेज किया गया है, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और अधिक आतंकवादियों को भेजने की फिराक में है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग फिर एक बार ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक पत्र जारी करते हुए लिखा कि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपको मध्य पूर्व में शांति को सुदृढ़ करने और साथ ही वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के इस ऐतिहासिक और भव्य प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। 29 सितंबर 2025 को मैंने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा की, जो एक असाधारण 20 सूत्रीय रोड मैप है, जिसे अरब जगत, इजराइल और यूरोप के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित सभी विश्व नेताओं ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 2803 पारित किया, जिसमें इस दृष्टिकोण का स्वागत और समर्थन किया गया। दोस्तों अब समय आ गया कि इन सभी सपनों को वास्तविकता में बदला जाए। इस योजना के केंद्र में शांति बोर्ड है, जो अब तक गठित सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड है, जिसे
एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन शासी प्रशासन के रूप में स्थापित किया जाएगा। हमारे इस प्रयास से उन विशिष्ट राष्ट्रों का एक समूह एकजुट होगा जो अस्थायी शांति के निर्माण की महान जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सामने दोस्तों द व्हाइट हाउस का ये लेटर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन्वाइट किया गया है। भारत को इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली की बढ़ती अहमियत का सबूत है। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत दोनों पक्षों इजराइल और फलस्तीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हुए है और शांति स्थापना में अपनी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत इसे एक्सेप्ट करेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल होंगे बोर्ड में? वहीं दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए करीब 60 देशों को निमंत्रण भेजा है। ज्यादातर देशों ने फिलहाल इस निमंत्रण पर अपनी चुप्पी साध रखी है। केवल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे खुले तौर पर स्वीकार करते हुए कहा है कि उनका देश अपने हिस्से का योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सैद्धांतिक रूप से ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन इसमें शामिल होना है या नहीं अभी इस पर बातचीत जारी है। लेकिन वही दोस्तों चौंका देने वाली बात, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ट्रंप ने उनको भी न्योता दिया है गाजा पीस बोर्ड में, उनको भी इनवाइट किया है दोस्तों। यानी कि गाजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान को न्योता देना इजराइल विरोधी देश को बुलाना है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल विरोधी देश को भी इनवाइट किया है, जिससे नेतन्याहू काफी परेशान है। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गाजा के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का न्योता मिला है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में शामिल रहेगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक फलस्तीनी मुद्दे का स्थायी समाधान निकल सके। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ सकती है। पाकिस्तान खुलेआम हमास का समर्थन करता है और इजराइल का विरोध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी भी दोनों ही देशों ने दी है। यह बोर्ड गाजा के अस्थायी शासन की देखरेख करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान को शामिल करके शांति लाया जा सकता है गाजा में, जबकि इजराइल का विरोध करता है दोस्तों पाकिस्तान। वहीं आपको बता दें अगली और सबसे बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर आर पार की तैयारी, यूरोप के 8 देशों की ट्रंप को बड़ी चेतावनी। बता दे दोस्तों, क्या टूट कर ही मानेगा नाटो? दरअसल यूरोपीय यूनियन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को फिर से दोहराया है। इस बीच यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्ड लांगे ने यूरोपीय आयोग से मांग की है कि वो यूरोपीय संघ के एंटी कोएरेशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करे। जी हाँ, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड लांगे ने लिंक्डइन पर लिखा कि अब समय आ गया है कि एंटी कोएरेशन इंस्ट्रूमेंट लागू किया जाए और यूरोपीय संघ की ओर साफ और ठोस जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय आयोग को बिना देर के इस प्रक्रिया की शुरुआत करनी चाहिए। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सभी सामानों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद के कारण उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का यह कदम जुलाई 2025 में स्कॉटलैंड में हुए यूरोपीय संघ अमेरिका व्यापार और शुल्क समझौते का उल्लंघन है। लांगे के मुताबिक अगले सप्ताह यूरोपीय संसद इस मुद्दे पर फिर से विभिन्न राजनीतिक समूहों के साथ चर्चा करेगी। तो उधर दोस्तों ट्रंप की धमकी पर ईयू ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर यूरोपीय संघ ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्जोला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और उसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों मेट्जोला ने सोशल मीडिया एक्स पर कह दिया कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ एकजुट है। नाटो सहयोगियों के खिलाफ उठाए गए ये कदम आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि हमारे साझा दुश्मनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने साफ कर दिया है कि ये ग्रीनलैंड न बिकेगा और न ही किसी के दबाव में आएगा।
आपको याद होगा दोस्तों, ट्रम्प ने घोषणा की है कि यदि यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने पर सहमत नहीं होते हैं तो 1 फरवरी 2026 से 10% और 1 जून 2026 से 25% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। ये टैरिफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर लागू करने की चेतावनी दी गई है। तो उधर दोस्तों, ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की अमेरिका योजना को लेकर यूरोप में घमासान के बीच अब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी ट्रम्प की योजना पर चिंता जता दी और चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो इससे नाटो की एकता को भारी नुकसान पहुंचेगा और इस स्थिति का सबसे बड़ा फायदा रशिया को होगा और वो इसे यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने में इस्तेमाल करेगा। उनके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन बन जाएंगे दुनिया के सबसे खुश इंसान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों की नैतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कदम नाटो की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा। इससे गठबंधन के भीतर दरारें पैदा हो जाएंगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रीनलैंड विवाद पर नाटो प्रमुख की ट्रम्प से बातचीत होगी। दोस्तों इस हफ्ते मुलाकात होने वाली है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की और इस हफ्ते दावोस यानी स्विट्जरलैंड में मुलाकात की भी उम्मीद जताई गई है। दोस्तों मार्क रूटे ने बताया कि उन्होंने ट्रम्प से ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को लेकर बातचीत की है और यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने डेनमार्क और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, जैसा कि हमने आपको बताया। अब देखते हैं दोस्तों ये बातचीत कैसा रहने वाला होता है। तो वहीं आपको बता दें बेहतरीन खबर, पिछले 10 साल में 5वां दौरा होने वाला है दोस्तों यूएई प्रेसिडेंट का भारत के लिए। जी हाँ, यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद आज आ रहे हैं भारत। मिडल ईस्ट और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा संभव। दोस्तों क्या अपने पोत पर हमले का लेंगे बदला, खरीद सकते हैं ये हथियार, बता दें। यमन के विद्रोहियों की मदद को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बिगड़ते रिश्तों के बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस सोमवार को यानी आज के दिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा पीएम मोदी जी के निमंत्रण पर हो रही है, लेकिन पश्चिम एशिया में लगातार बदल रहे घटनाक्रमों के बीच उनकी यह यात्रा खासी अहम हो गई है। दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की राष्ट्रपति बनने के बाद यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। वहीं पिछले 1 दशक में ये उनकी कुल 5वीं भारत यात्रा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह यात्रा हाल के उच्च स्तरीय आदान प्रदान से बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाएगी। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ अरसे में शीर्ष नेताओं की कई यात्राएं हो रही है। सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस एवं यूएई के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भारत का दौरा किया था। दोस्तों कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध है। ये संबंध राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित है। दोनों देश एक दूसरे के प्रमुख व्यापार और निवेश भागीदार भी हैं। दोस्तों वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस यात्रा से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। यमन में हूतियों के अलावा एक और विद्रोही गुट है जिसे यूएई सपोर्ट करता है। उसे हथियार पहुंचाने के दौरान सऊदी अरब ने मिसाइल दागकर यूएई का जहाज नष्ट कर दिया था। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात को 24 घंटे के अंदर यमन से अपने सभी सैनिकों को बुलाने की चेतावनी दे दी गई थी। सऊदी अरब के दबाव में यूएई ने वहां से चुपचाप अपने सैनिकों को वापस तो बुला लिए, लेकिन इस घटना से बिरादर मुल्क कहे जाने वाले दोनों देशों के रिश्तों में खाई आ गई है। इसकी वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान का गठबंधन भी है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि इस एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर अटैक माना जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं मिलकर जवाब देंगी। माना यह जा रहा है कि इन दोनों घटनाक्रमों की वजह से अब यूएई ने अपनी सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला किया है, जिससे अगर भविष्य में सऊदी के साथ संबंध बिगड़े तो वो उस पर मिसाइल दागकर नुकसान ना पहुंचा सके। माना जा रहा है दोस्तों कि अपने भारत दौरे में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रक्षा सौदे पर भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये नोट करने वाली जानकारी है। खासकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में यूएई की विशेष रुचि बताई जाती है। वो इन दोनों हथियारों के घातक वार का नमूना ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है। दोस्तों यूएई जानता है कि आज की तारीख में भारत से ज्यादा भरोसेमंद और कोई वैश्विक ताकत है ही नहीं जो अपने रिश्तों को निभाना और पार्टनर्स के हितों का ध्यान रखना अच्छी तरह जानता हो। ऐसे में अगर दोनों मुल्कों में डिफेंस डील पर बात आगे बढ़ती है तो हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। दोस्तों वहीं अगर इस जानकारी को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको पता होगा दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो जैसा गुट बनाने की कोशिश हो रही है, जो भारत की चिंता बढ़ा रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सऊदी और पाकिस्तान बीते साल ही रक्षा समझौता कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, अब इसमें तुर्की के भी शामिल होने की
संभावना है। दूसरी ओर करीबी सहयोगी भारत और यूएई की इन घटनाओं पर नजर है। दोनों देश इस गुट से पार पाने के लिए नए गठबंधन की ओर देख सकते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नया क्वाड बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गहरे रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देते हैं। इसमें संयुक्त अभ्यास, मानव रहित सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ट्रेनिंग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेषज्ञता का आदान प्रदान शामिल है। भारत को इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने 3+1 शिखर सम्मेलन और रणनीतिक मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के इन तीनों देशों के साथ करीबी संबंध है। दोस्तों, अब जब भारत के इजराइल, ग्रीस, साइप्रस से अच्छे संबंध है तो यूएई के भी इजराइल से बहुत अच्छे संबंध है। ऐसे में यूएई भारत और इजराइल के साथ सुरक्षा संबंधों का विस्तार कर सकता है। भविष्य में संभव है कि यूएई, भारत, इजराइल एक गुट में दिखाई दे। हालांकि अभी तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, आपकी क्या है इस पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कूटनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि ढाका में चीन के राजदूत यो वो वेन ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात की। ऊपरी तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इस बैठक के अंदर जिन मुद्दों पर बात हुई उसने भारत के लिए टेंशन बढ़ा दी। दोस्तों, चीनी राजदूत ने न केवल तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा की, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि वे जल्द ही तीस्ता प्रोजेक्ट क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि भारत लगातार ये कोशिश करता रहा है कि तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का काम किसी भी कीमत पर चीन के हाथों में ना जाए। बांग्लादेश एनएसए ऑफिस की ओर से मीटिंग के बारे में जो जानकारी सामने दी गई है उसमें कहा गया है कि चीनी राजदूत और बांग्लादेश एनएसए के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण और रक्षात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मुद्दों पर विचार साझा किए। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा तीस्ता नदी परियोजना और प्रस्तावित बांग्लादेश चीन मैत्री अस्पताल पर हुई। चीनी राजदूत ने जानकारी दी है कि वे तीस्ता परियोजना क्षेत्र का दौरा करेंगे। चीन ने मौजूदा टेक्निकल असेसमेंट को तेजी से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा चीनी राजदूत ने बांग्लादेश में चल रहे लोकतांत्रिक बदलाव के लिए अपनी सरकार के समर्थन की बात कही और आगामी राष्ट्रीय चुनावों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली बात तीस्ता को लेकर है। दोस्तों, तीस्ता नदी परियोजना पर चीन की सक्रियता भारत के लिए केवल पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं है ये, बल्कि सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसे समझने के लिए आपको नक्शा और भूगोल देखना ही पड़ेगा। आपको बता दें, तीस्ता नदी का बहाव क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन ने कहा जाता है, वो संकरा रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। दोस्तों, वही चीन जिस तीस्ता प्रबंधन परियोजना पर काम करना चाहता है उसमें नदी की गहराई बढ़ाना और जलाशय बनाना शामिल है। ये प्रोजेक्ट भारत बांग्लादेश सीमा के पास उत्तरी बांग्लादेश में स्थित होगा। भारत की चिंता यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट चीन को मिलता है तो चीनी इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भारत की सीमा के बिल्कुल पास तैनात हो जाएंगे। इससे चीन को भारत के सामरिक रूप से सबसे संवेदनशील चिकन इलाके की निगरानी करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि भारत सरकार और पीएम मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश को यह प्रस्ताव दिया था कि तीस्ता के संरक्षण और कायाकल्प का काम भारत खुद करेगा, ताकि चीन को इस क्षेत्र से दूर रखा जा सके। अब ऐसे में दोस्तों, इस बैठक से ये तो स्पष्ट है कि चीन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी अपने पैर पीछे खींचने वाला नहीं है। चीनी राजदूत का ये कहना है कि वे प्रोजेक्ट एरिया का दौरा जरूर करेंगे, एक कूटनीतिक संदेश है। यह दर्शाता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है दोस्तों, और वो बांग्लादेश की नई व्यवस्था के साथ भी इसे आगे बढ़ाना चाहता है। जी हाँ, वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा टेंशन भरी खबर है दोस्तों। यानी बांग्लादेश जो है पीठ पीछे छुरा घोंपने का पूरा प्रयास कर रहा है भारत पर। हम मोहम्मद यूनुस की बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, खामेनेई पर हमला मतलब जंग का ऐलान, ईरान का दो टूक संदेश। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी। बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूर्ण पैमाने का युद्ध माना जाएगा। पेजेश्कियान ने यह बयान रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कई बार ईरान के खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने की बात कही है। यह बयान उस दिन आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पॉलिटिको से कहा कि अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ चुका है। इससे पहले ईरान ने कहा कि वे देश में इंटरनेट सेवाओं को धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि अधिकारी इंटरनेट एक्सेस को बारी बारी से वापस लाने की योजना बना रहे हैं। सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों ने इस कदम की घोषणा की है, लेकिन कोई साफ टाइम टेबल या जानकारी नहीं दी गई है। कुछ सेवाएं पहले की आंशिक रूप से बहाल हो चुकी हैं। इस हफ्ते की
की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स फिर से शुरू हो गई और शनिवार सुबह टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाएं भी वापस आ चुकी हैं। यानी कि दोस्तों इस धमकी ने फिर एक बार अमेरिका को यह बता दिया है कि ईरान अमेरिका से डरने वाला नहीं, ट्रम्प के चेतावनियों से डरने वाला नहीं है ईरान। जी हाँ, और बता दिया कि अगर खामेनी पर अटैक हुआ तो ये जंग का ऐलान माना जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, उधर ईरान के प्रदर्शनकारी ट्रम्प के खिलाफ उतर आए, कहने लगे हमारे साथ ट्रम्प ने धोखाधड़ी की है, हमको बेवकूफ बना दिया है। जी हाँ, आप सभी को याद होगा प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का जमकर समर्थन मिला था, जिससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ट्रम्प के तेवर ढीले पड़ गए और सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरों के बीच फिलहाल तेहरान में प्रदर्शन थम चुका है। दोस्तों अब प्रदर्शन थमने के बाद ईरान के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ट्रम्प से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ट्रम्प के नरम रुख अपनाने से वे काफी खफा हैं। भड़कते हुए कह रहे हैं कि ट्रम्प ने उनको बेवकूफ बना दिया और धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सड़कों पर तब उतरे, हमारे साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर तब उतरे जब हमने देखा कि ट्रम्प हमारे साथ खड़े हैं। अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए जरूर कोई डील की होगी। उसने कहा कि ट्रम्प काफी बुरे हैं, सब गड़बड़ कर दिया, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वहीं देश छोड़ने के बाद इंटरव्यू देने वाले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब ट्रम्प ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब और हत्याएं और फांसी नहीं होंगी, तो सब हैरान रह गए, सब गुस्से में थे। वे बस यही कह रहे थे कि इसने हमारा इस्तेमाल तोप के चारे की तरह किया। ईरानियों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि ट्रम्प ने उनको बेवकूफ बनाया, उनको धोखा दिया। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना ही होगा। टीएमसी पर भी जमकर बरसे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के सिंगूर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ से घुसपैठियों को वापस भेजना होगा। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि पश्चिम बंगाल से 15 साल का जंगल राज खत्म हो। बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुके हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए वंदे मातरम को मंत्र बनाना होगा। भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने के बाद बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तृणमूल कांग्रेस केंद्र में यूपीए सरकार का हिस्सा रही थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि मैं बंगाल की जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने से रोक रही है। ऐसे में क्या बंगाल की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल की जनता क्रूर तृणमूल सरकार को जरूर सबक सिखाएगी, ये कहना है दोस्तों पीएम मोदी जी का। वहीं आपको बता दें, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव कर दिया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी एसबीआई के कस्टमर है तो आपके लिए बड़ी खबर है। बैंक ने IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लगाने का ऐलान किया है, जिससे कई यूजर्स की रोजाना की बैंकिंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये चार्ज केवल उन ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा जो 25,000 रुपए से अधिक होंगे। छोटे डिजिटल पेमेंट की तरह फ्री रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।